बहुत ही अच्छा टॉपिक होने जा रहा है आज का सेशन में, जिस टॉपिक का नाम है पैनक्रियास अग्न्यास से। जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस सेशन में जुड़ गए हैं रेनबो पाठशाला यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर हम सबको जुड़ने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, और आप चैनल पर जुड़ करके आप अपने करियर को बेहतर रूप देने में सफल रहे, या आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ये सब जगह पैनक्रियास से टॉपिक पूछा जाता है। तो आप लोग बिना देर किए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं पैनक्रियास के बारे में। तो टॉपिक नेम आप लोग के लिए यहाँ पर मैंने बनाया है पैनक्रियास। ध्यान दीजिएगा, इस पैनक्रियास के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, जिसका नाम क्या है, अग्न्याशय। सही समझा, ये अग्न्याशय है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है सबके लिए अग्न्याशय भाग। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए अग्न्याशय भाग है, और ये अग्न्याशय भाग को आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, सारे लोग को समझने की जरूरत है, और इसके लिए बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते रहेंगे। अग्न्याशय क्या है इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखना चाहेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में अग्न्याशय कहाँ पर व्यवस्थित है, यही ना देखना चाहेंगे। आइए बात करते हैं कि अग्न्याशय कहाँ पर व्यवस्थित है। तो अग्न्याशय जहां व्यवस्थित है, आइए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अग्न्याशय कहाँ पर व्यवस्थित है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप देख पाएंगे, ये तो आपको जानकारी होगा कि इसका नाम लिवर से है, और इस जगह पर भी आपको पता होगा, यस, इस तरह से हो गया। ये आप सब लोग को जानकारी होगा कि ये है अमाशय, और जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं वो है पैनक्रियास। यही अग्न्याशय है जिसके बारे में हम लोग आज बहुत बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं, अग्न्याशय के बारे में। तो सबसे पहले जानना है, अग्न्याशय को समझना है, और अग्न्याशय के बारे में पूछना भी है हम सबको। तो देखिएगा, अग्न्याशय जो होता है वो कहां से कैसे है, इसके बारे में हम लोग आज बात कर ही लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मौका मिल गया है बात करने के लिए। यहाँ पर एक ऐसी रचनाएं दिख रहा होगा, शायद इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं वो मैं बताता हूँ। इसका नाम स्प्लीन है महोदय, यानी इसका नाम प्लीहा से है। ओके, और ये स्प्लीन है, प्लीहा है। होता क्या है सो समझ जाइएगा। तो यानी जो ब्लड है, उस ब्लड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है, वो बोन मैरो में हो रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हमारे शरीर में ब्लड जो बन रहा है बोन मैरो में बन रहा है। तो आखिर बोन मैरो में ब्लड बन रहा है, तो जब इसका 120 डेज हो जाता है, यानी 120 दिन हो जाती है, तो आरबीसी जो है ना वो पहुंच जाता है स्प्लीन में, ठीक ना, प्लीहा में। और स्प्लीन में आकर के और इस जगह पर वो जो है वो लास्ट कर जाता है, यानी आरबीसी का जो अंत होता है वो स्प्लीन में होता है। क्लियर हो रहा है। तो आरबीसी यानी जीवन काल कितना रखा है, 120 दिनों का, और आकर के समाप्त हो रहा है कहाँ, स्प्लीन में। इसलिए यह ब्लड के लिए इसे कहा गया है क्या, यानी यह ब्लड के लिए यह लास्टीकरण यानी यह मौत का स्थान है, जिसका नाम स्प्लीन है। तो 120 दिनों में ब्लड आकर कहाँ समाप्त होता है, स्प्लीन में, और उसी स्प्लीन में। और ग्रहणी जो है ये वाला, ये ग्रहणी नाम होता है इसको, ये ग्रहणी नाम है। और ग्रहणी के घेरा में स्प्लीन तक, इधर से ग्रहणी और यहां से स्प्लीन, तो ग्रहणी और स्प्लीन के बीच में जो कोई फैला हुआ है, ये दोनों तक, यानी ग्रहणी से लेकर स्प्लीन तक कोई फैल गया है, कोई फैले हुए अवस्था में दिख रहा है, तब उसका नाम पैनक्रियास है। तब उसका नाम पैनक्रियास है, यानी पैनक्रियास ग्रहणी से लेकर स्प्लीन तक फैला हुआ है। और वो भी ग्रहणी जब इतना दूरी में फैला हुआ है,
तो आप पेनक्रियास से पत्र में फैला हुआ है तो पेनक्रियास क्या फंक्शन करता है कुछ तो जानेंगे ना। तो आइए इसकी आगे बात को बढ़ाते हैं कि इसकी आगे का बात क्या है। ओके, तो इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो होती है पेनक्रियास में उसका नाम बी सेल है, समझना है। अब पेनक्रियास पर हम लोग आ गए ना, तो पेनक्रियास में बी सेल होती है, यानी सेल यानी कोशिका का नाम बी सेल है। और बी सेल जो होती है ये मैक्रो रूप लेता है। मैक्रो मैक्रो मतलब है लार्ज, यानी लार्ज रूप लेता है ये बहुत बड़ा आकार तैयार करता है, बहुत बड़ा रूप लेता है, वो लार्ज रूप लेता है। और जब ये लार्ज रूप लेता है ना, मैक्रो रूप लेता है बी सेल, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो बी सेल है जब बड़ा रूप लेता है तो इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन तैयार करता है, क्लियर है। और जब यहाँ पर ये जब बात करिएगा कि जब इंसुलिन हार्मोन जब तैयार होता है तो इंसुलिन हार्मोन को लेवल पर रहने से हमारे जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण कहिएगा, मात्रा कहिएगा, तो जो कंसंट्रेशन है सांद्रण है ग्लूकोज का, वो क्या होता है बैलेंस में होता है महोदय, बैलेंस में होता है, संतुलन में रहता है। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है वो यानी लिमिट पर रहेगा, लेवल पर रहेगा, जब हमारे शरीर में इसका संतुलन रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, तो कभी हम लोग को ये वाला रोग नहीं होगा। कौन वाला बता दे, बता ही देते, यहीं पर बता देते कौन वाला रोग नहीं होगा। आप लोग तो ऐसे भी जान गए होंगे ना, ये वाला नहीं रोग होगा। हिंदी में जानते हैं प्रचलित नाम है मधुमेह। तो हमारे शरीर में यानी डायबिटीज होने का खतरा नहीं रहेगा। और डायबिटीज ना होने का खतरा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो कौन है, पेनक्रियास है। आई बात समझ में। और पेनक्रियास में ऐसी क्षमता होती है, इस बात को आप समझ रहे हैं। और मैं इसमें बताता हूं जोड़ करके कि जो पेनक्रियास है इसमें देखिए होता क्या है कि पेनक्रियाटिक जूस बनता है, समझे। और पेनक्रियाटिक जब जूस बनता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर पेनक्रियाटिक जूस जो है इसमें पावर क्या है। तो ये देखिए पेनक्रियाटिक जूस बन करके और यहीं पर पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस बनकर ठहरा रहता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस बन करके ठहरल रहता है। तो गृहिणी को ऐसा लगता है कि पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से चलकर मेरे पास आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भोजन आ चुका है। तो खाना जब खाए थे तो अमाशय में से भोजन गृहिणी में आया है, और गृहिणी में चूंकि भोजन जो आया है पचा हुआ पूरा नहीं है, तो पूरा भोजन पचा हुआ नहीं है, तो भोजन तो पचना चाहेगा ना। तो भोजन पचना चाहेगा तो जब एंजाइम नहीं मिलेगा तो कैसे पच पाएगा। तो गृहिणी में ऐसा कुछ होता है कि आता कौन, पेनक्रियास से आता पेनक्रियाटिक जूस, तो हम पचा लेते भोजन को। तो पेनक्रियास को इंडिकेट करने के लिए इसकी दीवार जो है ना, ये सब दीवार, ये सब समझिएगा, ये जो दीवार है ना, यहां से जानते हैं एक जो है हार्मोन चलता है, लगे आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी बताने में अच्छा लग रहा है, जिसका नाम होता है सेक्रेटिन हार्मोन नाम होता है इसको। तो इसका नाम होता है सेक्रेटिन हार्मोन, समझ सकते हैं। तो गृहिणी का जो दीवार है उस गृहिणी के दीवार की सतह से सेक्रेटिन हार्मोन बनता है, और सेक्रेटिन हार्मोन यहां से बनकर और पेनक्रियास में चला जाता है, और पेनक्रियास में जाकर वहां से पेनक्रियाटिक जूस को जगाता है कि आप सोए रहोगे, यहां से चलो, मतलब सक्रिय बनाता है पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियास से। और पेनक्रियाटिक जूस वहां से चल करके जब यहाँ आता है तो यहाँ आते ही पेनक्रियाटिक जूस ठहर जाता है कि ये पाइप ऊपर से आया है, ये पाइप किस लिए आया है, देखने लगता है
कि अलग किस लिए है, जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस इस पाइप का आकलन करता है कि इसके दीवार से, यानी इसका नाम पित्ताशय है, जहां पित्त की थैली है, इसकी दीवार से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीखिएगा, सीखिए, कोलिसिस्टो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय से तैयार होता है, दीवार से। और पित्ताशय में कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जैसे ही रेडी हुआ कि पित्ताशय से पित्त चल देता है बाइल, और पित्त आकर, वो भी पित्त कहता है पेनक्रियाटिक जूस को बाइल जूस, कि अब हम लोग दोनों मिल जाओ। तो इधर से बाइल जूस और इधर से पेनक्रियाटिक जूस दोनों आकर यहाँ मिल गया, और दोनों जब यहाँ कर मिला तो ये मिलकर यहाँ से यहाँ ग्रहणी में आएगा, डाउडेनम में आएगा, और डाउडेनम में चूंकि भोजन आया हुआ था, पूरा पूरा भोजन को यहाँ पर दोनों मिलकर पचाएगा। और पूरा पूरा भोजन को जब यहाँ पर पाचन की क्रिया होगी, अब आप पचा हुआ भोजन नहीं रह जाएगा, अब पूरा पचा हुआ चीज कहलाएगा। तो ऐसा काम कौन कर रहा है? पेनक्रियास कर रहा है। तब सवाल हो रहा होगा कि आखिर पेनक्रियास में और पेनक्रियास से निकलने वाले जूस में, उस पेनक्रियाटिक जूस में कौन है? कोई तो है। पेनक्रियाटिक जूस में कुछ है, तो पेनक्रियाटिक जूस में कुछ है, जब इसको जानने लगेंगे तो आपको अच्छा होगा, पढ़ाई मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में, कि आखिर पेनक्रियाटिक जूस में रहता कौन है जो भोजन को पचाता है। तो पेनक्रियाटिक जूस में लिखता है कि निम्नलिखित तरह का, इसमें निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम मौजूद है, समझ सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार का इसमें मौजूद है एंजाइम, इस बात को समझ चाहिए। कौन किस में? पेनक्रियाटिक जूस में। तो पेनक्रियाटिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम शामिल हैं, और वैसे एंजाइम का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना, भोजन को पाचन करना, समझ रहे ना? तो आखिर कौन कौन है जो पेनक्रियाटिक जूस में शामिल है? आइए बात करते हैं नंबर 1 का। तो नंबर 1 का बात करेंगे तो नाम हम चूंकि बहुत आसान दे रहे हैं, ट्रिप्सिन कहिए या इसे काइमो ट्रिप्सिन कहिए, समझिएगा। ट्रिप्सिन कहिए एंजाइम के रूप में, या काइमो ट्रिप्सिन कहिए, क्योंकि शरीर में कुछ एंजाइम को भी नाम याद रखना पड़ेगा कि शरीर में कौन कौन सा एंजाइम कैसे बनता है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि एंजाइम शरीर में बनता है, तो हाँ, कौन कौन से नाम से ज्ञात है, तो वो सामने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, सामने बोर्ड पर दर्शाया हुआ है। तो यहाँ ट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन है। उसके बाद बात करेंगे तो एमाइलेज है, समझ रहे होंगे। उसके बाद बात करेंगे तो लाइवेज है, और चौथा बात करेंगे तो न्यूक्लियेजेज है। तो आप सब लोग देख रहे हो कि कहां कहां पर कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक शामिल है, देख रहे हैं ना? तो यहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेजेज है। और ये सब जब शामिल है तो कहीं ना कहीं फायदे की बात हो रही है, जानकारी के लिए पढ़ाई हो रही है, और ये सब का काम है हमारे शरीर में भोजन को पाचन में भाग लेना। बात है यहाँ पर ट्रिप्सिन की कि ट्रिप्सिन किसको पचाएगा, तो साथ में हम इसको भी जिक्र कर दे रहे हैं कि ट्रिप्सिन जो है वो बना है तो किसी को तो पचाएगा है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूं कि जो हम खाना खाएंगे तो प्रोटीन युक्त पदार्थ खाएंगे। क्या खाएंगे तो मिलेगा, जैसे दाल का सामान खाते हो, पनीर खाते हो, दूध लेते हो, सोयाबीन लेते हैं, तो आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति भारी मात्रा में होती है। ये बात तो समझ रहे हैं? यानी शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति भारी मात्रा में होती है जब आप लेते हैं दाल, पनीर, अनपेट, दूध। इसके अतिरिक्त यदि आप सोयाबीन का सेवन करते हैं तो आपको मिलता है प्रोटीन भारी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद एमाइलेज की बात करेंगे तो ये आपको पचाएगा
कार्बोहाइड्रेट्स, ये समझ जाइए, ये कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ने वाला नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कहां से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स? आप चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, मकई लेते हैं, या इसी तरह से और भी चीजें जो आप खाते हैं, तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, और यदि उसको पाचन ना हो तो समस्या तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए यहाँ पर एमाइलेज काम कर रहा है। लाइपेज की बात करेंगे तो ये आपके द्वारा सेवन किया गया फैट्स, जिसे कहते हैं वसा। तो हम सब लोग वसा पदार्थ कहां से प्राप्त करते हैं? तो हम सब कोई वसा पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, चाहे आप तेल ले रहे हो, मक्खन ले रहे हो, तेल पदार्थ या चर्बी पदार्थ, मांस वगैरह लेते हैं, तो इस समय यानी आप सबको पता है कि वसा की आपूर्ति शरीर में होती है। और वसा की जब आपूर्ति शरीर में होती है तो वसा को भी पचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वसा नहीं पचेगा तो भी शरीर में समस्या दिखने लगेगा। इसलिए वसा को भी पचना सेहत के लिए बहुत जरूरी समझा गया है, क्योंकि वसा जब पचता है ना, तो वसा जब पचता है तो देखिए मैं बताता हूं कि जब फैट्स पचता है तो आपके बॉडी में देता है फैटी एसिड, फैटी एसिड देता है प्लस ग्लिसरॉल भी देता है। कि क्या करता है? फैटी एसिड बसीय अम्ल है, आपके शरीर में बोन से हड्डियां हैं, और हड्डियां के साथ जो मांसपेशियां जो एक्टिव होकर काम कर रहा है आपके शरीर पर, आपके शरीर पर मांसपेशियां जो जकड़ा है, बैठा है, आपके वसा जो आपके शरीर को मजबूत दे रहा है, मजबूत कर रहा है, हड्डियों को मजबूती रूप देने में सफल हो रहा है। तो हड्डियों और वसा मांसपेशियों और आपके बॉडी पर मांस जो तैयार हो रहा है, मस्कल जो रेडी हो रहा है, ये फैटी एसिड का ही रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद आपको ग्लिसरॉल भाग है, जहां जहां ज्वाइंट भाग है, जो ज्वाइंट वाला भाग होता है, चाहे घुटने की बात करते हैं, इल्बो की बात करते हैं, रिस्ट की बात करते हैं, समझ रहे ना बात को, या निचले भागों में नी है, ये सब चीजों में जो ज्वाइंट जो है ना, ये सब ज्वाइंट वगैरह में यानी कोई है जो आपको दर्द नहीं होने देता है, तो एक कोई है तो उसका नाम ग्लिसरॉल है। यदि ग्लिसरॉल यानी कार्य करना बंद कर दे तो ज्वाइंट पर आपकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कहां से? वसा से, क्योंकि वसा को पचाने वाला लाइपेज एंजाइम होता है। और ये सब कहां से बन रही है? पैनक्रिएटिक जूस से। और पैनक्रिएटिक जूस कहां से बन रहा है? पैनक्रियास। तो यहां तक आप सब लोग को आ गया। उसी तरह से ये जो है वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, यानी न्यूक्लिक अम्ल जानते होंगे, डीएनए आरएनए को आप जानते हैं, तो ये सेल पार्ट है, यानी सेल में डिवीजन जो आप जानते हैं, कोशिका का जो विभाजन जानते हैं, यानी कोशिका विभाजन का ऑल इवेंट्स जो है वो शो करता है, तो वो डिपेंड करता है न्यूक्लियेजेज एंजाइम पर। यानी न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन से, न्यूक्लिक एसिड को बचने से हमारे शरीर में न्यू सेल डेवलप करता है, और न्यू सेल को डेवलप करने से आरएनए और डीएनए का भी हमारा निर्माण होता है। तो इस तरह से सेलों का निर्माण में न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेजेज एंजाइम होता है, और ये सारे कार्य हो रहा है पेनक्रियास से, क्योंकि पेनक्रिएटिक जूस यहाँ से ही बनता है। क्लियर हो रहा है? तो आप पढ़ रहे हैं क्या? पेनक्रियास, और पेनक्रियास से पढ़ रहे हैं, तो पेनक्रियास के बारे में यानी पूरा देखा जाए कि आप पेनक्रियास के बारे में आज का सेशन में किन किन बातों को आपने अच्छे से स्मरण कर पाए हो। यदि आपको सारा टॉपिक जो समझाया गया भाग है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया है, तो आप इसे बढ़ावा दीजिए, इसको आगे तक का लोगों तक मैसेज करिए कि ऐसा टॉपिक इस सेशन में चलता है रेनबो पाठशाला पर, ताकि हर बच्चा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, या और भी बच्चे हैं जो जानकारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत यानी कारगर साबित होगा, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट ढंग से इसको तैयार करके हमने बताने का काम किया है।
तो फिर इसी तरह से इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको मैं लेकर के आएंगे और इतना तक आप